स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस्वी राज पाठक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने शब्द को पढ़ा था और शब्द के विषय में हम लोगों ने थोड़ी-सी जानकारी प्राप्त करी थी। पहले कल पढ़े हुए चीज़ों को रिवाइज़ करते हैं और फिर आज हम लोग शब्द के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। तो बेटा शब्द होता क्या है? तो हमने बताया था भैया कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द। अगर शब्द की परिभाषा को हम लोग देखें तो बेटा शब्द की परिभाषा क्या थी? वर्णों के सार्थक समूह को वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं बेटा? शब्द कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने शब्दों का वर्गीकरण किया था, शब्दों को बाँटा था। शब्द 2 प्रकार के होते हैं बेटा। पहला होता है सार्थक, ऐसे शब्द जिनके स्वयं के अर्थ होते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं। फिर बेटा हम लोगों ने दूसरा देखा था निरर्थक। निरर्थक का मतलब शब्द कुछ ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं किंतु उनका कुछ विशेष अर्थ नहीं होता है लेकिन बोलचाल की भाषा में हम ऐसे शब्दों का बहुतायतता से प्रयोग करते हैं तो ऐसे शब्द हैं बेटा वो निरर्थक शब्दों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद हम लोगों ने बेटा सार्थक शब्दों को बांटा था। तो सार्थक शब्द के हम लोगों ने बेटा 4 आधार बनाए थे। पहला था बेटा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। दूसरा बेटा हम लोगों ने देखा था रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। तीसरा बेटा हम लोगों ने देखा था उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। और जो चौथा और अंतिम देखा था बेटा वो था अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। आज हम सार्थक शब्दों के इन्हीं आधारों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें जो सबसे पहला है बेटा वो है प्रयोग के आधार पर। तो जो सबसे पहला हम लोग शब्द का प्रकार पढ़ने वाले हैं बेटा वो है प्रयोग के आधार पर। पहला है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर बेटा जो शब्द होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी, विकारी शब्द, विकारी। और दूसरा होता है अविकारी शब्द, अविकारी। तो प्रयोग के आधार पर अगर हम लोग शब्दों का वर्गीकरण करें तो इसके 2 भाग होंगे। पहला होगा विकारी और दूसरा क्या होगा? अविकारी। अब हम इनको समझ लेते हैं कि ये विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो सबसे पहला है विकारी। विकारी, विकारी शब्द। ऐसे शब्द ऐसे शब्द जो लिंग लिंग वचन कॉमा कारक कॉमा काल के आधार पर के आधार पर परिवर्तित होते हैं। क्या होते हैं बेटा? परिवर्तित होते हैं मतलब चेंज होते हैं। परिवर्तित होते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक और काल के अनुसार परिवर्तन होता रहता है क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने देखा है अपना। अपना, ये जो अपना है बेटा ये सर्वनाम का एक प्रकार है। अपना बेटा अगर हम देखें तो ये लिंग के अगर रूप से देखें तो ये पुल्लिंग है। ये क्या है बेटा? पुल्लिंग। और अगर हम इसको परिवर्तित करें स्त्रीलिंग में तो बेटा हो जाएगा अपनी। क्या हो जाएगा बेटा? अपनी। जैसे आपने सुना होगा यह अपना घर है तो घर पुल्लिंग हो गया। घर के संदर्भ में अपना आया और हमने बोला किताब के संदर्भ में तो किताब स्त्रीलिंग होता है तो उसमें आ गया अपनी। तो आपने देखा अपना का किसमें हो गया? अपनी। लिंग में परिवर्तन करने से शब्द में परिवर्तन हो जाए तो ऐसे शब्द को विकारी कहते हैं। लिंग ही प्रमुख आधार नहीं है, लिंग के साथ साथ वचन जैसा लड़का। लड़का, लड़का की बात करें बेटा तो ये है पुल्लिंग। सबसे पहले ये तो पुल्लिंग है।
साथ ही साथ ये एक वचन है। क्या है बेटा? एक वचन। अब हम लोग इसका वचन का परिवर्तन करेंगे। लड़का का जो बहुवचन होगा वो होगा लड़के। क्या होगा बेटा? लड़के। तो ध्यान से देखिए, वचन में परिवर्तन करा, वचन में परिवर्तन कर दिया, और वचन में जैसे ही परिवर्तन करा वैसे ही लड़का का परिवर्तन क्या हो गया? लड़के में। तो ये लड़का है क्या? लड़का है संज्ञा। क्या है बेटा? संज्ञा। तो साधारण सी परिभाषा आपको कुछ इस प्रकार याद रखनी है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के दृष्टिकोण से परिवर्तन होता रहता है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। अगर विकारी शब्दों के भागों पर चर्चा करें तो बेटा विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होगा संज्ञा। क्या होगा बेटा? संज्ञा। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे सर्वनाम। क्या देखेंगे बेटा? सर्वनाम। तीसरा क्या देखेंगे? क्रिया। और चौथा क्या देखेंगे? विशेषण। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार समय समय पर क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। ये शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, लड़का था संज्ञा, बेटा जब इसका वचन में परिवर्तन करा तो लड़के हो गया। सर्वनाम देखा आपने, अपना का क्या हो गया? अपनी हो गया। बेटा इसी प्रकार क्रिया, क्रिया में जैसे अगर लड़का है तो लड़का साइकिल चला रहा है, और अगर लड़की है तो लड़की साइकिल चला रही है। तो रहा है और रही है में परिवर्तन हो गया, तो क्रिया में भी परिवर्तन हो गया। विशेषण की बात करें, अगर घर है तो अच्छा है, और अगर किताब है तो अच्छी है। तो ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल के परिवर्तन से क्रिया परिवर्तित हो जाती है, क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। बहुत समस्याएं आएंगी आपको क्वेश्चंस करने में, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत आसान नहीं बनने वाले हैं। इस वजह से बहुत बारीकियों को आपको समझना पड़ेगा। चलिए, अब अगला देखते हैं, विकारी शब्द। तो हम लोगों ने सबसे पहला देखा विकारी, और विकारी के भेदों पर चर्चा करी। अब हम लोग देखेंगे अविकारी। विकारी, अविकारी शब्द, ये प्रयोग के आधार का दूसरा पार्ट है, अविकारी शब्द। तो बेटा ये जो अविकारी है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, आ प्लस विकार। आ प्लस विकार, प्लस बड़ी की मात्रा लग गई। आ का मतलब होता है बेटा नहीं, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, और बड़ी तो प्रत्यय है। ये प्रत्यय क्या होते हैं यहीं पर सीख लेते हैं। जो शब्दांश शब्द के पीछे लगते हैं प्रत्यय कहलाते हैं, और जो शब्दांश शब्द के आगे लगते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। तो बेटा ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता है क्या कहलाते हैं? अविकारी। तो परिभाषा यहीं से बनी। ऐसे शब्द जिनमें जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है क्या कहलाते हैं? अविकारी। जैसे हमने लिख दिया धीरे धीरे, धीरे धीरे। अगर हम देखें लड़के के लिए बोले तो लड़का धीरे धीरे चलता है, और अगर लड़की के लिए बोलेंगे तो लड़की धीरे धीरे चलती है। तो देखिए लड़के और लड़की में परिवर्तन करा, लिंग में परिवर्तन करा, लेकिन शब्द में कोई भी परिवर्तन हुआ नहीं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाए? अविकारी शब्द। अगर अविकारी शब्दों के भेदों की बात करें तो अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। अभी इनको बहुत विस्तृत पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आएगा वो आएगा बेटा क्रिया विशेषण। क्या आएगा बेटा? क्रिया विशेषण। फिर दूसरा आएगा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। तीसरा आएगा बेटा संबंध बोधक, और चौथा आएगा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। इन शब्दों को जब आप कभी लिखेंगे तो इसमें लिंग परिवर्तित करें,
चाहे वचन परिवर्तित करें, चाहे काल परिवर्तित करें, चाहे किसी भी रूप में आप परिवर्तन करें, इन शब्दों में कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं। तो सबसे पहले हम लोगों ने बेटा क्या पढ़ा? हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द लास्ट वाली क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो शब्द हमने देखे 2 प्रकार के हुए, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द 4 प्रकार के, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और चौथा क्या है? अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम लोगों ने प्रकार को कंप्लीट करा प्रयोग के आधार पर। जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो क्या परिवर्तन होता है? तो प्रयोग के आधार पर ये शब्द 2 प्रकार के हुए। पहला हुआ विकारी और दूसरा हुआ अविकारी। विकारी शब्द क्या थे? ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तित होते रहते हैं। जब उसमें लिंग परिवर्तन करो तो शब्द में परिवर्तन हो जाए, वचन को परिवर्तित करो तो शब्द परिवर्तित हो जाए, कारक को परिवर्तित करो तो शब्द परिवर्तित हो जाए, काल को परिवर्तित करो तो शब्द परिवर्तित हो जाए, तो ऐसा शब्द क्या कहलाएगा? विकारी शब्द। इसके उदाहरण हम लोगों ने अपनी लड़का और लड़के के रूप में देखे। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इन चारों को अभी बहुत बारीकता से पढ़ेंगे। अगला है बेटा अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। अगर इनके प्रकारों पर चर्चा करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन था बेटा? क्रिया विशेषण। दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक और चौथा क्या है? विस्मयादि बोधक। अब हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं रचना के आधार शब्द के प्रकार। दूसरा है जो बेटा रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द के प्रकार। अगर रचना के आधार पर शब्द के प्रकारों पर चर्चा करें तो रचना के आधार पर शब्द बेटा 3 प्रकार के होते हैं। रचना का मतलब आप शब्द को कैसे बना रहे हैं। सबसे पहला आएगा रूढ़, दूसरा आएगा यौगिक और तीसरा आएगा योग ऋण। योग ऋण। तो अगर रचना के आधार पर देखें तो शब्द को हम 3 प्रकार से बनाते हैं। पहला आएगा ऋण, दूसरा आएगा यौगिक और तीसरा क्या आएगा? योग। अब ऋण शब्द क्या होते हैं इनको पढ़ते हैं कि ऋण शब्द किन्हें कहेंगे, यौगिक किन्हें कहेंगे और बेटा योग ऋण क्या होंगे। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं ऋण शब्द। ऋण शब्द। तो ऋण शब्द की परिभाषा होती है ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड ना किए जा सके, सार्थक खंड ना किए जा सके। ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड ना किए जा सके। जैसे हम अगर कोई भी शब्द लिखें, जैसे उदाहरण के तौर पर हमने बेटा कुर्सी लिख दिया और हमने कह दिया बेटा ये जो कुर्सी है ये ऋण शब्द है, मतलब इसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। तो एक बच्चा आएगा वो कहेगा सर हम इसको तोड़ सकते हैं। हम कहें बेटा तोड़ दो, तो बच्चा कुछ इस प्रकार तोड़ने का प्रयास करे और कहेगा सर हमने इसको तोड़ दिया है और आप तो कह रहे हैं इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो बेटा क्या लिखा है? ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड ना किए जा सके। तो हम शब्द पढ़ रहे हैं, आपने तोड़ तो दिया पर अब ये शब्द नहीं हो गया, अब ये वर्ण हो गया। क्या हो गया बेटा? वर्ण। और हमको पढ़ना क्या है? शब्द। इनका कोई अर्थ नहीं होता है जब तक ये जुड़ते नहीं हैं, तब तक ये किसी विशेष अर्थ को देते नहीं है। तो जब हमने इनको जोड़ा तो जोड़ने से एक शब्द बना जो कि कुर्सी था, जो हमें विशेष अर्थ दे रहा है। सरल सी बात आप इतनी याद रखेंगे कि ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते क्या कहलाते हैं? ऋण शब्द कहलाते हैं। और उदाहरण के तौर पर हमने देख लिया कुर्सी। दूसरा बेटा अगर हम लोग देखें रचना के आधार पर जो शब्द है उसका नाम है बेटा यौगिक। दूसरा कौन सा है? यौगिक। यौगिक आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। योग, अगर इसे तोड़ने का प्रयास करें तो जब आप यौगिक को तोड़ेंगे तो बनेगा योग
प्लस इक। बेटा योग का मतलब होता है जोड़, इक यहाँ पर प्रत्यय है। क्या है बेटा? प्रत्यय। तो ऐसे शब्द ऐसे शब्द जो शब्दों ऑब्लिक शब्दांशों शब्दों ऑब्लिक शब्दांशों के योग से बनते हैं, के योग से बनते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा? यौगिक। मतलब जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को आप जोड़ेंगे, तो जोड़ने से जो नया शब्द बनता है, उसको हम लोग रचना के आधार पर यौगिक शब्दों की श्रेणी में रखें। अब एक बच्चा प्रश्न पूछेगा कि शब्द कितने प्रकार से बन सकते हैं यौगिक? तो आइए उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। यौगिक शब्द निम्नलिखित प्रकारों से बन सकते हैं। पहला, आप किसी शब्द के आगे उपसर्ग लगा दो। पहले उपसर्ग जोड़ने से उपसर्ग जोड़ने से। दूसरा बनेगा बेटा प्रत्यय जोड़ने से। तीसरा बेटा बनेगा उपसर्ग प्रत्यय जोड़ने से। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जोड़ने से बनेगा बेटा। और चौथा बनेगा समास से। किससे बनेगा बेटा? समास से। तो अगर कोई पूछे कि हम शब्द का निर्माण कर रहे थे, शब्द की रचना कर रहे थे, वो कितने प्रकार के हुए? तो सबसे पहले हमने आपको बताया शब्द रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऋण, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग ऋण। ऋण का मतलब ऐसा शब्द जिसके टुकड़े ना किए जा सकते। आप उसके टुकड़े कर तो दोगे तो वो वर्ण बन जाएगा, शब्द रह ही नहीं गा। तो ऐसा शब्द जिसके टुकड़े ना किए जा सके, ऋण शब्द कहलाया। फिर दूसरा देखा यौगिक, जब 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों को जोड़ो या शब्दांशों को जोड़ो तो उससे यौगिक शब्द बना। तीसरा देखा था योग ऋण, जिसे अभी आगे पढ़ेंगे। तो यौगिक शब्द योग प्लस इक, मतलब जो जोड़ से बने ऐसे शब्द को क्या कहेंगे? यौगिक। यौगिक यौगिक शब्द 4 प्रकार के हुए। पहला हुआ बेटा उपसर्ग जोड़ने पर, दूसरा हम लोगों ने देखा प्रत्यय जोड़ने पर, तीसरा देखा उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जोड़ने पर, और बेटा चौथा हम लोगों ने देखा समास के जोड़ने के आधार पर। अगर उपसर्ग के आधार पर देखें तो इसके उदाहरण मात्र समझ लेते हैं आप लोग। पहला आ गया परोपकार। क्या आ गया बेटा? परोपकार। इसको अगर तोड़ेंगे, पर धन उपकार। पर धन उपकार, यानी किसी दूसरे पर किया गया जो उपकार होता है उसे क्या कहते हैं? परोपकार। ये उपकार स्वयं में एक शब्द है, और ये जो आगे छोटा सा लगा हुआ है ये उपसर्ग है बेटा। क्या है बेटा? उपसर्ग है। और ये जो उपसर्ग है, ये उपसर्ग है शब्दांश। क्या है बेटा? शब्दांश। जैसा हमने यहाँ पर लिखा है शब्दांश। तो शब्दांश आप मोटे तौर पर 2 याद रखेंगे। शब्द के अंश होते हैं, उनमें से एक आता है उपसर्ग और दूसरा क्या आता है बेटा? प्रत्यय। ये शब्द के आगे लगते हैं तो उपसर्ग शब्दांश होते हैं, जो शब्द के पीछे लगेंगे वो प्रत्यय होंगे। तो सबसे पहले उपसर्ग जोड़ने पर भी हम नए शब्द को बना सकते हैं। कोई मूल शब्द था उसके आगे उपसर्ग लगा दिया, तो जब जोड़ रहे हैं तो शब्द यौगिक की श्रेणी में आया और हो गया उपसर्ग जोड़ने पर। दूसरा है बेटा प्रत्यय जोड़ने पर। आप कोई भी शब्द ले आए, जैसे आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, पढ़ प्लस ना। बेटा ये पढ़ मूल धातु है। मूल धातु मतलब मूल शब्द है। ना प्रत्यय हो गया, तो जब आपने जोड़ा तो बेटा क्या बन गया? पढ़ना। क्या बन गया? पढ़ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रत्यय जोड़ने के आधार पर शब्द को देख लिया। अब तीसरा हम लोग देखते हैं बेटा। अगर तीसरे शब्द की बात करें, जब हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जोड़ेंगे, प्रतिक्रिया स्वरूप। प्रतिक्रिया स्वरूप अगर हम इस शब्द को देखें तो ये शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को जोड़ने से मिलकर बना है। पहला हो गया प्रति, फिर दूसरा हो गया क्रिया, और तीसरा क्या हो गया? स्वरूप। अगर आप ध्यान से देखें तो प्रति यहाँ पर उपसर्ग के रूप में है, क्रिया यहाँ पर दूसरा शब्द है, और प्रत्यय के रूप में एक शब्द को प्रयोग किया गया है जिसका नाम है स्वरूप। तो ये उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को जोड़ने से बन गया प्रतिक्रिया स्वरूप। अगर हम चर्चा करें समास,
तो समास आपने ढेर सारे पढ़ रखे हैं, ढेर सारे समास हैं। जैसे अगर हम बात करें लंबोदर, किसकी बात करें बेटा? लंबोदर। तो लंबोदर में एक समास है, लंबा है उदर जिसका। तो बेटा यहाँ पर समास से भी हम लोग नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा यौगिक। तो ऐसे शब्द जो शब्दांशों अथवा शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा? यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब बेटा हम लोग अगला देखने वाले हैं योग ऋण शब्द। कौन सा देखने वाले हैं? योग ऋण। योग ऋण शब्द। ये योग ऋण शब्द क्या होते हैं? तो बेटा ऐसे शब्द ऐसे शब्द जो शब्दों ऑब्लिक शब्दांशों के योग से बने हों, शब्दांशों के योग से बने हों। आप कहेंगे यौगिक में भी तो यही था, लेकिन एक लाइन और याद रखेंगे। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष व्यक्ति विशेष के लिए निर्धारित कर दिए जाते हैं। व्यक्ति विशेष के लिए निर्धारित कर दिए जाते हैं कि अगर आप इन शब्दों को कभी भी बोलेंगे तो उसी व्यक्ति विशेष के लिए ये अर्थ जाए। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो नीलकंठ, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक हो गया नील, दूसरा हो गया कंठ। आप कहेंगे सर ये यौगिक भी तो है क्योंकि दो शब्दों से मिलकर बना है। पर जैसे ही आप नीलकंठ का नाम लेते हैं आपके दिमाग में दो चीजें जाती हैं। एक है ईश्वर शिव और दूसरा होता है नीलकंठ पक्षी। तो नीलकंठ का जब भी नाम लेंगे तो इन्हीं दो व्यक्तियों के लिए, इन्हीं दोनों के लिए जाएगा। तो ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर तो बने हों किंतु किसी व्यक्ति विशेष के लिए निर्धारित कर दिए गए हों, ऐसे शब्दों को योगरूढ़ की श्रेणी में रखा जाएगा। चलिए, तो हम लोगों ने बेटा अगला प्रकार भी देख लिया, जैसे आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था प्रयोग के आधार पर। फिर बेटा हम लोगों ने देखा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर ऋण भी देखा, यौगिक भी देखा, योग ऋण भी देखा। ऐसा शब्द जिसके टुकड़े ना किए जा सके ऋण कहलाया। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बना यौगिक कहलाया। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से तो बना किंतु किसी व्यक्ति विशेष के लिए निर्धारित कर दिया गया योग ऋण कहलाया। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो जहां तक हम लोगों के दो प्रकार खत्म हो गए हैं। पहला प्रयोग देख लिया, दूसरा देखा बेटा रचना के आधार पर। अब हम लोग देखने वाले हैं अर्थ के आधार। अर्थ किस प्रकार प्रयोग में लाएंगे? जैसे बहुत सारे शब्द हैं, वो शब्द अर्थों के आधार पर प्रयोग में लाए जाते हैं, जिन शब्दों में अब हम लोग आगे अर्थ के आधार पर चर्चा करने वाले हैं। अगला जो तीसरा रूप है वो है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर अगर बेटा हम अर्थ के आधार पर बात करें तो अर्थ के आधार पर भी शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला जो आएगा वो आएगा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची पर्यायवाची को बेटा समानार्थी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समानार्थी। तो पहला हम लोगों ने अर्थ के आधार पर देखा पर्यायवाची, इसे समानार्थी शब्द के रूप में भी जानते हैं। दूसरे की अगर बेटा हम लोग बात करें तो दूसरा आएगा विलोम शब्द। विलोम, जिसे हम लोग विपरीतार्थक के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसका दूसरा नाम हो गया। जैसे पर्यायवाची का समानार्थी हो गया, वैसे ही विलोम का विपरीतार्थक हो गया। तीसरा आएगा बेटा एकार्थी। एकार्थी एकार्थी और चौथा आएगा अनेकार्थी। अनेकार्थी। सबसे पहला हम लोगों ने देखा पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द आपको याद करने पड़ेंगे और आपको ढेर सारे प्रश्न, लगभग 2 से 3 प्रश्न आपको पर्यायवाची और विलोम या इन्हीं में से आपको देखने को जरूर मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें पर्यायवाची शब्द की, तो जब एक शब्द होता है, शब्द एक होगा। शब्द क्या होगा बेटा? एक होगा।
ढेर सारे, ढेर सारे अन्य शब्दों को जन्म देगा, अन्य शब्दों को जन्म देगा, जन्म देगा, किंतु अर्थ एक होगा। सबका अर्थ क्या होगा? एक। उदाहरण के तौर पर आपने गजानन का नाम सुना है। ये गजानन को गणपति भी कहते हैं। फिर आपने सिद्धिविनायक का भी नाम सुना है। तो ये जो गजानन, गणपति, सिद्धिविनायक, गणेश, लंबोदर, ये सभी अलग-अलग शब्दों को जन्म दे रहा है, पर अर्थ सबका एक है, क्योंकि ये भगवान श्री गणेश के संदर्भ में कहा जा रहा है। तो ढेर सारे शब्दों को तो जन्म दे, किंतु जब उन शब्दों की निचोड़ पर पहुँचे, था पर पहुँचे, गहराई में उतरें, तो वहीं पर व्यक्ति मिले जिस व्यक्ति के बारे में शुरुआत में बात कही गई। तो ऐसे शब्दों को हम लोगों ने पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों के रूप में पढ़ा। अगला है बेटा विपरीतार्थक। विपरीतार्थक को विलोम भी कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा अच्छा, अच्छा का क्या होगा बेटा? बुरा। आपने दिन सुना होगा, दिन का क्या होगा बेटा? रात। तो ऐसे शब्द जो विपरीत अर्थ को प्रदर्शित करते हैं, तो विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं, जिन्हें बेटा हम लोग विलोम के नाम से भी जानते हैं। अगला बात करें एकार्थी। एकार्थी का मतलब एक अर्थ वाले, एक अर्थ वाले। कहीं पर भी प्रयोग करो, इनका अर्थ समान होगा। उदाहरण के तौर पर पृथ्वी, आप कहीं पर भी इसका प्रयोग करें, पृथ्वी का मूल अर्थ पृथ्वी ही रहने वाला है। तो बेटा ऐसे शब्द जिनके एक अर्थ हो केवल, दूसरा पृथ्वी का कोई अर्थ नहीं हो सकता, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी। ऐसे शब्द जिनके अर्थ अलग अलग हो, अर्थ क्या हो बेटा? अलग अलग, और प्रसंग भी अलग अलग हो। प्रसंग भी क्या हो बेटा? अलग अलग। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे आपने एक चौपाई बहुत अच्छे से सुनी होगी कनक से संदर्भ में। एक कनक, कनक का अर्थ होता है सोना, और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो कनक शब्द एक है और दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाए? अनेकार्थी। उदाहरण के तौर पर कर, कर एक शब्द है, इसके दो अलग अलग। कर का अर्थ होता है हाथ, दूसरा होता है बेटा टैक्स। तीसरा शब्द है बेटा अनेकार्थी में घटा। घटा का मतलब होता है कम होना, और एक घटा का अर्थ होता है बादल। आपने सुना होगा काली घटा का घमंड घटा। तो ये हम लोगों ने अर्थ के आधार पर शब्द के चार प्रकार देखे। पहला पर्यायवाची, पर्यायवाची को हम लोगों ने समानार्थी शब्द के रूप में जाना। दूसरा देखा विलोम शब्द, जिसे विपरीतार्थक शब्द के रूप में जाना। तीसरा एक अर्थ वाले एकार्थी शब्द कहलाए। चौथा और अंतिम देखा अनेकार्थी, जिसके साथ ढेर सारे अर्थ जुड़े हुए। तो बेटा कुछ इस प्रकार हम लोगों ने अर्थों पर चर्चा करी, और ये हमारा शब्द का तीसरा प्रकार जो था बेटा, वो भी खत्म हो गया, जिसे हम लोगों ने अर्थ के आधार पर कहा। अब जो अंतिम प्रकार है शब्द का, जिसके बाद शब्द खत्म हो जाएगा, वो है बेटा उत्पत्ति के आधार पर। चौथा और अंतिम कौन सा है बेटा? उत्पत्ति के आधार पर। जो चौथा और अंतिम हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो क्या है बेटा? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कुछ किताबों में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण चार भागों में किया गया है, और कुछ में बेटा ये 5 प्रकार के बताए गए। कितने प्रकार के बताए गए? 5 प्रकार। सबसे पहला आएगा तत्सम। क्या आएगा बेटा? तत्सम। दूसरा आएगा बेटा तद्भव, तद्भव। तीसरा आएगा बेटा देशज। चौथा आएगा विदेशज, और पांचवा आएगा संकर, संकर। कुछ किताबों में इनको 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, और कुछ में 5 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला है तत्सम। तत्सम को समझते हैं, तत्सम क्या होता है? तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है बेटा, तत् प्लस सम। तत् प्लस सम। तत् का अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ होता है बेटा समान। किसके समान? तो बेटा संस्कृत भाषा के समान।
किस भाषा के समान? संस्कृत भाषा के समान। संस्कृत भाषा के समान। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं क्या कहलाए? तत्सम शब्द। यहीं से तत्सम की परिभाषा बनी। संस्कृत भाषा के शब्दों को, संस्कृत भाषा के शब्दों को किस रूप में जाना गया? तत्सम के रूप में जाना गया। तो जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं वो तत्सम कहलाए। उदाहरण में बेटा गोधूम, दूसरा है बेटा दधि। क्या है बेटा? दधि। ऐसे ना जाने अनेकों उदाहरण हो सकते हैं, पर आपको ये दो याद रखने हैं। पहला गोधूम और दूसरा क्या है? दधि। तो संस्कृत भाषा के शब्दों को हम लोगों ने तत्सम की श्रेणी में रखा। अब बेटा अगला जो हम लोग रूप पढ़ने वाले हैं वो है तद्भव। तद्भव, तद्भव कौन सा है बेटा? तद्भव, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, तद प्लस भव। तद का अर्थ होता है उससे और भव का अर्थ होता है उत्पत्ति। किससे उत्पत्ति? मतलब संस्कृत भाषा से। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई और उनके परिवर्तित रूप को हम हिंदी में प्रयोग में लाने लगे, ऐसे शब्द क्या कहलाए? तद्भव। तो यहीं से परिभाषा बनी संस्कृत भाषा के शब्दों के परिवर्तित रूप। परिवर्तित का मतलब सरल करने के बाद। परिवर्तित रूप के शब्द तद्भव कहलाए। उदाहरण के तौर पर जैसे हमने संस्कृत में बेटा गोधूम देखा था, गोधूम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? गेहूं। बेटा दधि देखा था, दधि का मतलब होता है बेटा दही। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के थे और उनको परिवर्तित कर हमने हिंदी में सरलता के साथ प्रयोग किया, क्या कहलाए बेटा? तद्भव। अगला है बेटा देशज। क्या है बेटा? देशज। तीसरा पार्ट आएगा देशज। देशज नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति अपने देश में हुई। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति, जिनकी उत्पत्ति कहाँ हुई बेटा? देश में। अपने ही देश में हुई हो, ऐसे शब्द क्या कहलाए? देशज शब्द कहलाए। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें देशज का, तो जैसे आप लोग नाना बोलते हैं, लोटा बोलते हैं, किम्बाड़ा बोलते हैं, ढेर सारे ऐसे शब्द क्या कहलाए बेटा? देशज शब्द। और बेटा अंतिम है विदेशज शब्द। क्या है बेटा? विदेशज शब्द। विदेशी भाषा के वे शब्द, विदेशी भाषा के वे शब्द जिनका प्रयोग हमने हिंदी भाषा में किया, कौन से शब्द कहलाए बेटा? विदेशज शब्द कहलाए। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने सुन रखा होगा कैची। क्या सुन रखा है बेटा? कैची। ये विदेशी भाषा का शब्द है। अभी हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये जो शब्द हैं विदेशी, जैसे पुर्तगाली शब्द कौन कौन से होते हैं, फ्रांसीसी शब्द कौन से होते हैं, अंग्रेजी भाषा के कौन कौन से शब्द होते हैं, इन सारे शब्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कैची की बात करें तो तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है बेटा? तुर्की। तुर्की। आपने अलमारी सुना होगा बेटा, अलमारी, ये भी विदेशज शब्द है। तो हम लोगों ने देखा बेटा शब्दों का वर्गीकरण हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर। तो देशज हो गया, विदेशज हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बेटा संकर की। किसकी बात करेंगे? संकर।
संकर और अंतिम शब्द का प्रकार होगा। कुछ किताबों में 4 ही प्रकार के हैं, कुछ में 5 हैं। तो बेटा संकर का मतलब होता है मिश्रण। कैसा मिश्रण? 2 अलग-अलग भाषाओं, 2 अलग-अलग भाषाओं से जो निर्मित शब्द है, 2 अलग-अलग भाषाओं से निर्मित शब्द संकर शब्द कहलाए। कौन-कौन से हैं? जैसे आपने सुन रखा होगा रेलगाड़ी। क्या सुन रखा होगा बेटा? रेलगाड़ी उदाहरण के तौर पर। रेलगाड़ी बेटा 2 शब्दों से मिलकर बना है, रेल प्लस गाड़ी। रेल प्लस गाड़ी, रेल प्लस गाड़ी। बेटा जो ये रेल है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी। और ये जो गाड़ी है बेटा, ये हिंदी भाषा का शब्द है। तो देखिए 2 अलग-अलग भाषाओं के मेल से एक नए प्रकार की शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसे हम लोगों ने किस नाम से जाना? संकर। तो कुछ ये था क्लासिफिकेशन शब्दों का। एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं कि शब्द को हमने किस प्रकार पढ़ा, कहाँ तक उस पर चर्चा करी है। अगले वीडियो में हम बहुत विस्तार से अगले प्रारूपों पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले शब्द, तो वर्णों के सार्थक समूह को बेटा हम लोगों ने शब्दों की श्रेणी में रखा। शब्द 2 प्रकार के थे। पहला था बेटा सार्थक, दूसरा क्या था? निरर्थक। सार्थक शब्द 4 प्रकार के हुए। पहला हुआ बेटा प्रयोग के आधार पर, दूसरा हुआ बेटा रचना के आधार पर, तीसरा हुआ बेटा अर्थ के आधार पर और चौथा कौन-सा हुआ? उत्पत्ति के आधार पर। अगर प्रयोग के आधार पर बात करें तो प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के हुए, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द के 4 पार्ट हुए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। फिर अविकारी शब्द भी है बेटा हम लोगों ने 2 प्रकार के देखे, 4 प्रकार के देखे। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो पहला ये प्रयोग के आधार पर बेटा खत्म हुआ। फिर आया रचना के आधार पर ऋण, यौगिक और योग रूप। बेटा यौगिक में भी हम लोगों ने 4 प्रकार देखे। पहला उपसर्ग के आधार पर, दूसरा प्रत्यय के जोड़ने पर, तीसरा उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के जोड़ने पर, फिर चौथा देखा समास से बनने वाले नए शब्द। फिर योग ऋण देखा था बेटा। फिर अगली चर्चा बेटा हम लोगों ने करी उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द बेटा 5 प्रकार के हुए, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर। कुछ किताबों में बेटा ये 4 प्रकार के भी बताए जाते हैं। तो बेटा हम लोगों ने ये चारों प्रकार के शब्दों पर चर्चा कर ली और अंतिम रूप में हम लोगों ने देखा था इसके पीछे अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी और अनेकार्थी। कुछ ये था बेटा शब्दों का वर्गीकरण। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ज़रा-सा भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपके उत्तर ज़रूर दूँगा। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।